राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के चैप्टर दूसरे चेन सर्वे के बारे में स्टडी करेंगे। पहली क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि चेन सर्वे में उपयोग होने वाले उपकरण क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे, जिसमें हमने पढ़ा था कि चेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेन पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ा था कि जो एरो होती है, सुआ या तार होता है, वो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था रेंजिंग रॉड क्या होता है। फिर पढ़ा था ऑफसेट्स, मतलब ऑफसेट रॉड क्या होते हैं। ठीक है। और तीसरी फिर अगली चीज़ पढ़ी थी हमने कि खूंटी पेग से होते हैं या मैलेट क्या होते हैं, कास्ट के हथौड़े क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। फिर प्लम्बाप क्या होता है, शाउल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। झंडिया या फ्लैक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। संरेखन दंड क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चेन सर्वे में ही यूज होने वाले उपकरण, ऐसे उपकरण जिनको खसका डालने का उपकरण कहा जाता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर टेकिंग ऑफ ऑफसेट्स, मतलब खसका डालने वाले उपकरण। सबसे पहले हम जानेंगे ऑफसेट ही क्या होता है। ऑफसेट जनरली जो होता है वो, जैसे कोई भी सर्वे लाइन है, दो मेन स्टेशनों को मिलाने वाली लाइन क्या कही जाएगी, सर्वे लाइन कही जाएगी। अब ये इस सर्वे लाइन के दाएं या बाएं स्थित किसी भी आकृति की स्थिति का मतलब स्थिति का निर्धारण करना, ये क्या कहलाता है, ऑफसेट। जैसे इस सर्वे लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में, दाएं या बाएं साइड में स्थित किसी भी आकृति का या बिंदु का निर्धारण करना, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑफसेट। अब ये जो बिंदु हैं या स्थिति जो है, ये या तो ये बिंदु आपका भवन भी हो सकता है, सड़क भी हो सकता है, नाला भी हो सकता है, ठीक है, कुआं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके सर्वे लाइन से हट करके होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में हमको इसकी स्थिति जानना, इसकी स्थिति जानना मतलब कि इस सर्वे लाइन से, इस चेन लाइन से इसके लेफ्ट साइड में स्थित है, किस डायरेक्शन में स्थित है और कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है। कितने एंगल डायरेक्शन में स्थित है, मतलब सर्वे लाइन से कितने एंगल पर स्थित है और कितनी दूरी पर स्थित है, इसी की जानकारी प्राप्त करना ही कहलाता है ऑफसेट। ठीक है। अब बेसिकली जो ऑफसेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। खसके कितने प्रकार के होते हैं, खसके मेनली जो होते हैं, देखिए खसका दो बातों पर निर्भर करता है, या ऑफसेट जिसको अंतरलंब भी कहते हैं, अंतरलंब या ऑफसेट या फिर खसका दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो पहला दिशा, जरीब रेखा से उसकी किस दिशा में, मतलब कितने एंगल पर है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जरीब रेखा से कितने दूरी पर है, जैसे जरीब रेखा से कितनी एंगल पर है, ये एंगल क्या होगा, और ये लेंथ क्या होगी, कितनी दूरी पर है। ठीक है। दो चीज़ें आपको जरूर होंगी खसके प्रकार में। तो इस बेसिस पे खसका जो होता है, डायरेक्शन या डिस्टेंस के बेसिस पे खसका मेनली जो होता है दो प्रकार का होता है। मेनली खसका जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक समकोण खसका या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक, ऑफसेट होता है। दूसरा क्या होता है, तिरछा, मतलब ऑब्लिक ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट होता है। ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। अब ध्यान से देखिए, समकोण क्या होगा, ऑब्लिक क्या होगा। जैसे खसका ही होता क्या है, खसका सर्वे लाइन से लेफ्ट साइड या राइट साइड में किसी भी बिंदु की स्थिति, जो समकोण होगा, जो समकोण होगा या लंब खसका होगा, वो सर्वे लाइन से एग्जैक्ट क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, मतलब परपेंडिकुलर दूरी पे होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन में होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा, उसको बोलेंगे समकोण। ठीक। दूसरा क्या होगा, अगर सर्वे लाइन से किसी भी एंगल पर हो ना, मतलब चाहे मोर देन 90 हो चाहे लेस देन 90 हो, तो उसको बोलेंगे कि हम ऑब्लिक खसका है ये। ठीक है। तो बेसिकली मतलब समकोण खसका डालने के लिए, समकोण डालने के लिए जो खसका उपयोग होता है वो, और दूसरी चीज़ क्या होती है, तिरछा ऑब्लिक खसका डालने के लिए वो, दोनों के लिए हम दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बोला जाता है क्रॉस स्टाफ। पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ को, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुनिया यंत्र, क्या, गुनिया यंत्र बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, दूसरा होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है। जिसको प्रकाशीय गुनिया बोलते हैं। ठीक, प्रकाशीय गुनिया बोलते हैं। अब हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में
कि क्रॉस स्टाफ क्या होता है, गुनिया यंत्र क्या होता है, क्रॉस स्टाफ। तो ये गुनिया यंत्र क्या होता है, बेसिकली गुनिया यंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला ये होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, दूसरा क्या होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है, तीसरा होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ओपन को मतलब स्वास्तिक की गुनिया बोलते हैं, फ्रेंच को फ्रेंच गुनिया बोलते हैं, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ को समोच्च गुनिया भी बोलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसको स्वास्तिक गुनिया बोलते हैं। ये बेसिकली ये इस टाइप का एक उपकरण होता है जिसमें दो स्लॉट्स, दो पत्ती होती हैं, ब्लेड्स होते हैं, जिसके सिरों पर क्या होते हैं, ये स्लॉट बने होते हैं, ठीक है। दो सिरों पर इस तरह से स्लॉट बने होते हैं। एक पर देखेंगे ये मतलब सीधा गैप रहता है, मतलब रेक्टेंगुलर गैप रहता है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम। दूसरा क्या होता है, सर्कुलर गैप होता है। तो जो सर्कुलर होता है इसको बोलते हैं हम आई वेन बोलते हैं, आई वेन। और दूसरा ये दूसरा होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इसी तरह का एक और भी ब्लेड होती है, जिसमें इसी तरह से चीज़ें रहती हैं। तो ये क्योंकि ओपन है दोनों तरफ से, इसलिए इसको बोलते हैं कि ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये क्या करता है, सर्वे लाइन से जो ऑफसेट डालना होता है वो केवल 90 डिग्री पर ऑफसेट डाल सकता है। तो ठीक है, तो कैसे डालते हैं, पहले उपकरण के बारे में, संरचना के बारे में जान लेते हैं। जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है उसमें बेसिकली 4 स्लॉट होते हैं, 4 वेन होते हैं, 1 वेन, 2 वेन, 3 वेन, 4 वेन, टोटल 4 वेन होते हैं। 4 वेन में 2 आई वेन होते हैं और 2 क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये उपकरण सिर्फ 90 डिग्री पर ऑफसेट डाल सकता है। और ये उपकरण क्या किया जाता है, अब उपयोग कैसे किया जाता है, इस उपकरण को हाथ में, जब लैब में आप जाएंगे, हाथ में ले करके इसको उपयोग किया जाता है। तो जिस लाइन पर, जिस सर्वे लाइन है, जैसे मान लीजिए सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन पर हम क्या करेंगे, एक इसके ब्लेड को एक सर्वे लाइन पे सीधा कर देंगे। मान लीजिए ये आँख से हम इधर देख रहे हैं और यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड काट दिया हमने, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर लगा लिया है, दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो एक रॉड हम दूसरा यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब ये मान लो P है, ये Q है। अगर मान लीजिए इस यहाँ से हम आई से देखते हैं, ये आई वेन से देखते हैं, तो ये पहले तो हमने इसको सीधे पर रख लिया था, ठीक है, इसका मतलब ये सर्वे लाइन पर हो गया। दूसरा क्या किया, हम यहाँ पर आकर के इसके सीधे में ले जाकर रख दिए। अब ये P और Q क्या होंगे, दोनों रेंजिंग रॉड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये होता है ओपन गुनिया का काम। दूसरा होता है हमारा फ्रेंच गुनिया। फ्रेंच गुनिया में क्या होता है कि फ्रेंच गुनिया में बेसिकली टोटल 8 पार्ट होते हैं, 8 मतलब वेन्स होते हैं, जिसमें 4 वेन्स क्या होती हैं, मतलब टोटल 8 वेन्स होती हैं, जिसमें 4 आई वेन्स होती हैं और 4 ऑब्जेक्ट वेन्स होती हैं। ईच वेन जो होती है 45 एंगल पर झुकी हुई होती है। कितना, 45 एंगल पर पूरी झुकी हुई होती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके माध्यम से इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, पहली चीज़ ये ऑक्टागन में होते हैं, ऑक्टागन में होते हैं, ठीक है, ऑक्टागन होते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं, इसमें 8 स्लॉट होते हैं, जिसमें 4 आई वेन के स्लॉट होते हैं और 4 जो होते हैं ऑब्जेक्ट वेन के होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट भी मतलब क्या किया जाता है, हाथ पर रख के उपयोग किया जाता है। बस इस इंस्ट्रूमेंट में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री इत्यादि का एंगल मापा जा सकता है। मतलब साफ है कि ये इंस्ट्रूमेंट 90 डिग्री के साथ साथ फ्रेंच गुनिया जो होता है 90 डिग्री के साथ साथ 45 डिग्री का भी एंगल माप सकता है। तीसरा जो होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, नाम से ही नाम है पता है,
एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। इसमें तीसरे में क्या होते हैं, एक सिलेंडर होता है, दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, सिलेंडर दो होते हैं। सिलेंडर का एक पार्ट होता है अपर पार्ट, दूसरा होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट पर जो होता है वर्नियर लगा हुआ होता है, अपर पार्ट पे हमारे इसके वर्नियर लगा हुआ होता है, अपर पार्ट पर वर्नियर लगा होता है, ठीक है। और लोअर पार्ट क्या होते हैं, डिविजन्स बने होते हैं और सब डिविजन्स बने होते हैं, डिग्री बनी होती है और सब डिविजन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये भी उपकरण इसी तरह से होता है। इस उपकरण के यहाँ मतलब पेन हैंडल के जस्ट बगल में एक खुंडी लगी होती है, जिससे जो है एडजस्ट किया जाता है। दो पार्ट होता है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, ठीक है, दोनों पार्ट में है, जिससे एडजस्ट किया जाए। मान लीजिए इसमें भी नीचे वाले पार्ट में स्लॉट्स बने होते हैं, दो स्लॉट्स बने होते हैं। मान लीजिए हमको कोई रेखा चेन लाइन है, उसको मेजर करना है, चेन लाइन को बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो स्लॉट्स हैं उसका एक आई वेन रखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट वेन। एक आई वेन अब यहाँ पर हमने अपना ये कर लिया है, ठीक है। अब स्लॉट्स को इस घुंडी की मदद से घुमाएंगे। मान लीजिए हमको इससे 10 डिग्री या 15 डिग्री पर एंगल मेजर करना है, तो इसको हम घुमाएंगे, ले जा करके 10 डिग्री तक सेट कर देंगे। 10 डिग्री तक सेट कर दिए तो उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, आपका जो रेंजिंग रॉड रहेगी वो 10 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होगी, ठीक। तो इस तरह से हम करते हैं। अब दूसरा देखिए, इसी में दूसरा उपकरण क्या था, दूसरा उपकरण हमारा है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर टेकिंग मतलब ऑफसेट्स ही है, लेकिन उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर। नाम से ही प्रकाशी गुनिया मतलब प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित होगा। ये भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है। पहला गोलीय प्रकाशी गुनिया होता है, दूसरा भारतीय प्रकाशी गुनिया, तीसरा प्रिज्मी प्रकाशी गुनिया, ठीक है। हम एक या दो के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक। बाकी आप उसको पढ़िएगा। पहला देखिए हम बता रहे हैं सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म का बना है, पहला सिलेंड्रिकल का ही देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन का देखिए, जैसे सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर है। पहली बात ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में जानिए। अच्छा, ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से अधिक अधिक परिशुद्धता से समकोण डाले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो प्रकाशी गुनिया होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, बल्कि डबल प्रकाश का परिवर्तन, दो बार प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर या 50 mm व्यास का तथा 12.5 mm धातु का एक गोल डिबिया होती है, जिसके अंदर दो मिरर M1 और M2 इस प्रकार से स्थापित होते हैं कि वो लोग आपस में कितने एंगल का कोण बना रहे होंगे, वो लोग आपस में, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, वो लोग आपस में कितने एंगल का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री एंगल का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ से चले हैं और यहाँ तक दोनों 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और दोनों इस तरह से झुके होते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे मान लीजिए हमको इसका इस्तेमाल करना है, तो अब हम पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये आपका एक मतलब इसमें क्या होता है, ये जो सिलेंड्रिकल डिबिया होती है, इसमें 3 स्लॉट से होते हैं। 3 स्लॉट्स में एक झंडी यहाँ ओ पर कट है, एक पी पर है, दूसरी यहाँ आई है, ठीक है, आई वेन पर है। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको हमको यहाँ से मतलब ओ और पी को परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है। तो ओ पर कोई एक बिंदु हमने रखा, ठीक है, M1 ओ पर रखा, दूसरा पी पर रखा। अब जैसे मान लीजिए पी से कोई रे जाएगी M1 मिरर। M1 मिरर क्या होता है, पूरी तरह से आपका पॉलिश्ड होता है, और इस दूसरा क्या होता है, M2 मिरर क्या होता है कि हाफ पॉलिश्ड होता है, मतलब अपर पोर्शन पॉलिश होता है तो लोअर पोर्शन नहीं पॉलिश्ड होता है, ठीक है। यहाँ से जो रे जाएगी पहले M1 से टकराती है, बिंदु पी से जो रे जा रही है पहले M1 से टकराती है, फिर उसके बाद मतलब पहला परावर्तन होता है, जितने एंगल पर गई अल्फ़ा डिग्री पर अगर मतलब वो इम्पैक्ट की, उसके बाद फिर अल्फ़ा डिग्री से ही बाहर आई,
ठीक है, फिर जाती है वो M2 पर टकराती है, M2 से टकरा करके डायरेक्ट क्या जाती है, I तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, इसका मतलब क्या होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मतलब I और P हमारा क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अब देखिए ये वर्किंग जो इसका होता है वो डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर होता है। अब देखिए, मान लिया कि जो पहली रे जो जा रही है P से लेकर के M1 तक जा रही है, तो उसमें D पॉइंट मिड का पॉइंट है, D M1 और अल्फा A1, D M1 A1 क्या होगा, M1 का ये किनारे वाला सिरा जो होता है A1 है, M1 का ये वाला सिरा A1 है। अब देखिए इसमें ध्यान से कि ये रे जो गई, ठीक है, ये यहाँ से आपकी टकराई है। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या होता है कि डी क्या पॉइंट है, ये डी पॉइंट हमारा, डी पॉइंट, अब अगर बात की जाए कोण डी एम वन और A1, D M1 मान लिया हमने क्या है, ये कोण अल्फा है। तो ठीक है, तब परावर्तन के सिद्धांत से क्या होगा, सी पॉइंट हमारा क्या है, सी पॉइंट हमारा यहाँ है। सी देखिए, जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा तो परावर्ती होने के बाद किरण ये जा रही है, तो अब देखिए CM1 और M2 एंगल, जब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा परावर्तन के सिद्धांत में, मतलब जितने डिग्री पर आपतित होती है परावर्तित भी उतने ही डिग्री पर होती है। ठीक है, तो अब लेकिन हम ये जानते हैं कि कोण M1 CM2, देखिए M1 और CM2 ये कोण हम जान रहे हैं, ये क्या है, 45 डिग्री पर है, क्योंकि दर्पण की स्थिति होती है। अगर हमको ये पता करना हो, हमको पता करना हो कि अगर हमको पता करना हो कि जो M1 M2 और C, कोण M1 M2 और C जो होगा वो कितना होगा, M1 M2 और C, देखिए क्या है ये M1 M2 और C, देखिए ध्यान से M1 कोण सॉरी M1 C M2 ये हो गया 45 डिग्री हो गया। M1 M2 C क्या होगा, ध्यान से देखिए, M1 M2 C, M1 M2 C मतलब ये कोण, ठीक है, ये M1 से जो कोण आपतित होती है वो परावर्तित होगी। तो अगर इस ट्रेंगल का ही बात लें, ये 45 डिग्री होगी और ये क्या हो गया, अल्फा डिग्री। तो ये बचा कितना, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा प्लस 45, अल्फा प्लस 45 या 45 प्लस अल्फा 180 माइनस हो गया। तो ये हमारा कोण ये M1 M2 C होगा, M1 M2 C, देखिए यहाँ से M1 M2 C क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 45 प्लस अल्फा। दूसरे शब्दों में कहा जाए M1 M2 C की वैल्यू क्या होगी, 135 माइनस अल्फा होगी। चलिए फिर पुनः दूसरे वाले पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है DM2 और B1, देखिए ध्यान से क्या है DM2 और B1, D ये D पॉइंट है, M2 ये है, B क्या है, B1 क्या है, ये है। इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ये किनारे वाला दर्पण का पॉइंट क्या माना है मैंने, स्मॉल B1, जैसे इधर का किनारे वाला क्या माना था, स्मॉल A1। ठीक है, तो ये B1 क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी देखिए M1 M2D, M1 M2D। अब ध्यान से देखिए M1 M2 और D, ये कोण क्या होगा, मतलब ये जो आई और परावर्तित होके गई, परावर्तित होके गई मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए M1 M2 और D, M1 M2D क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये परावर्तित है। अब देखिए ये कोण हम जान रहे हैं, ये क्या होगा, ये जितना कोण ये इधर से आया है, ठीक है, ये रे इस पर आपतित हुई तो जितना कोण ये बनाई है यहाँ से, उतना ही कोण क्या बनाएगी, ये बनाएगी यहाँ से। ध्यान से देखिए, ये ऐसे आई, ये रेखा ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक ठीक। हमको क्या पता करना है, हमको ये कोण जितना होगा वही कोण इतना ये होगा। अगर हमको पता करना हो M1 M2 C, मतलब ये कोण अगर पता करना हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए एक सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनना है,
180 इसमें कोण बनना है, और जितना कोण ये उतना कोण ये, और ये कोण हमारा क्या है, M1 M2C है। M1 M2C की वैल्यू हमने निकाल लिया है अभी अभी 135 डिग्री माइनस अल्फा, 135 डिग्री माइनस अल्फा निकाल लिया है। अब M1 M2D की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 M2D की वैल्यू हो जाएगी तो 180 अंश माइनस 2 टाइम्स जो है DM1 M2B, 2 टाइम्स DM2B, ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्योंकि जो ये वाला है, जो ये वाला है वही ये वाला है, तो 2 बार घटा देंगे। और अब देखिए इसका मतलब 180 अंश, यहाँ से देखिए 180 अंश माइनस इधर देखिए दूसरा वाला देखिए M1 M2D की वैल्यू 180 अंश माइनस 2 टाइम्स DM2B। अब 180 अंश माइनस 2 DM2B निकाला है अभी हमने B1, तो 135 अंश माइनस ये 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अगर हम त्रिभुज M1 D M2 पर विचार करें, उस हिसाब से देखा जाए तो जो कोण होगा M1 D M2 उसकी वैल्यू क्या होगी, 180 अंश माइनस DM1 M2 माइनस M1 M2D। अब 180 अंश माइनस ये तो निकाला ही था, 180 अंश माइनस 2 अल्फा भी निकाला, ये दूसरा था कि 180 अंश माइनस 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। कैलकुलेट कीजिए तो M1 D M2 आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि P और O झंडी एक सीध में नजर आएंगे तो इन बिंदुओं से आने वाली रेखाएं क्या होंगी, समकोण होंगी। और दूसरी चीज़ हमको याद रखने वाली चीज़ क्या होगी, A1 M1 M2 का वैल्यू जो होगी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 105 डिग्री आएगी। कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। CM2 D1 की वैल्यू क्या, D की वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री होगी। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अभी हमारा जो है दूसरा अगला उपकरण क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर भी होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है कि ये भी ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 मिरर इसमें भी लगे होते हैं M1 और M2, ये दोनों भी 45 डिग्री की स्थिति में झुके होते हैं। बस इसमें फलकें कितनी होती हैं, टोटल 5 फलकें होती हैं। इसमें भी एक सर्कुलर डिब्बी में ये बंद होती हैं पांचों फलकें प्रिज्म की। 5 फलकों वाला एक प्रिज्म होता है जिसमें 2 मिरर होते हैं M1 और M2, और दोनों मिरर इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि ये 45 डिग्री पे होते हैं। एक्यूरेट इसलिए भी देता है ये क्योंकि दोनों M1 और M2 जो हैं वो क्या हैं, फिक्स माने जाते हैं। ठीक है, दोनों फिक्स माने जाते हैं। इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डबल रिफ्लेक्शन पर है। अब इसमें देखिए, अगर हम P से देख रहे हैं, बिंदु O और P यहाँ से देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिरर में दिखते नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। अगली चीज़ आती है लाइन रेंजर। क्या, लाइन रेंजर। लाइन रेंजर में क्या होता है, लाइन रेंजर एक प्रकार का उपकरण होता है जो एक प्रकार, ये भी प्रकाशीय एक उपकरण होता है जो सर्वेक्षण रेखा पर इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित करने के लिए उपयोग होता है। लाइन रेंजर क्या होता है कि मतलब एक उपकरण, प्रकाशीय उपकरण होता है जो 2 मुख्य बिंदुओं को मिलाने वाली संरेखण रेखाओं के बीच में यदि कोई उसी के सीध में बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब अगर स्थापित करना हो, रेंजिंग रॉड धसानी हो, तो उसके लिए लाइन रेंजर का उपयोग किया जाता है। पहले हम जानेंगे रेंजिंग क्या होगी। एक होती है प्रोसेस चेनिंग, एक होती है रेंजिंग। पहले रेंजिंग के बारे में जानेंगे, चेनिंग के बारे में आगे बढ़ेंगे हम लोग। रेंजिंग क्या होती है कि 2 मुख्य बिंदु, जैसे 2 मुख्य बिंदु हो गए ए और बी, दोनों मुख्य बिंदुओं को एक सीध में मिलाने के लिए मिलाते हुए उनके, मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी एक चिन्ह से ज़्यादा है। अब इनको एक दूसरे के सीध में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु ऐसा स्थापित करें कि ये इन्हीं के सीध में हो, तो लाइन रेंजर का इस्तेमाल करते हैं।
और इस प्रक्रिया को दो मुख्य बिंदुओं के बीच, दो मुख्य बिंदु ए और बी के बीच में उनके मध्य अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करने को सीध या सीध बांधना या फिर इसको आरेखन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन रेंजर का उपकरण क्या होता है? लाइन रेंजर उपकरण में क्या होते हैं कि दो प्रिज्म होते हैं, इसमें भी 3 स्लॉट बने होते हैं। दो प्रिज्म इस तरह से कोलैप्स करते हैं कि दोनों एक दूसरे से मतलब इस तरह मिले होते हैं। दोनों प्रिज्म जो होते हैं आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं, मतलब इनकी जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रिज्म होते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए, इस पर रे जाती है और यहाँ से फिर टकराती है, टकरा करके इस बिंदु ए पर जाती है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 पर है। अब रेंजिंग मतलब दो बिंदुओं के सीध में कोई मतलब अंतर्वर्ती बिंदु को स्थापित करना, ये क्या कहता है? रेंजिंग कहलाता है। अब रेंजिंग 3 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आरेखन होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा यादृच्छिक आरेखन। ठीक है, रेंजिंग बेसिकली जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक, अब इन तीनों प्रकार के रेंजिंग के बारे में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना। ओके, थैंक यू।